हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइट। तो लाइट के बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम लाइट की डेफिनेशन देखते हैं कि लाइट क्या होती है। डेफिनेशन लाइट की सिंपल है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का एक रूप है विच गिव्स अस, जो हमें देती है अस ए सेंसेशन ऑफ विजन। विजन यानी कि देखना और सेंसेशन यानी कि अनुभव करना। तो लाइट एनर्जी का वो रूप है जो हमें देखने का एहसास करवाती है, यानी हम लाइट की प्रेजेंस में देख पाते हैं। तो अब हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो हम मान लेते हैं कोई सरफेस लेते हैं, ये हमारी कोई सरफेस है, ये हमारी कोई इंसिडेंट रे है। मान लेते हैं ये इस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है। जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। टकराने के पश्चात जो लाइट है वो मुड़कर इस डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये जो हमारी टकराने के पश्चात लाइट मुड़कर जाती है, इस लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट या फिर रिफ्लेक्टेड रे। अगर इस पॉइंट के ऊपर हम परपेंडिकुलर डाल दें तो ये परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल कहलाता है, और जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई कहलाता है, और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल आर कहलाता है। तो जब कोई इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के पश्चात बेंड होके उसी मीडियम में चली जाती है, देन दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन के बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ना इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में, उसी मीडियम में आफ्टर स्ट्राइकिंग, टकराने पर, आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन एनी सरफेस, किसी सरफेस पे टकराने के पश्चात लाइट का उसी मीडियम में बेंड होकर चले जाना, दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये तो हो गई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं दो प्रकार के रिफ्लेक्शन के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के टाइप्स के बारे में अब हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन कितने प्रकार का होता है। तो जनरल में हम जिन रिफ्लेक्शंस के बारे में बात करेंगे उनमें फर्स्ट रिफ्लेक्शन है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, फर्स्ट हम ये देखते हैं। ये हमारी रेज ऑफ लाइट है। जब ये रेज ऑफ लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं और स्ट्राइक करने के पश्चात ये रिफ्लेक्टेड होती हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में, देन इट इज़ नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये होगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन
striking a smooth surface, on striking a smooth surface in a particular direction, in a particular direction is called regular reflection, is called regular reflection। यानी लाइट का रिफ्लेक्ट होना किसी सरफेस पे टकराने के बाद जो स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, और रिफ्लेक्ट होके किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी फिक्स डायरेक्शन में चले जाना, उसी को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में जब लाइट किसी रफ सरफेस पे टकराती है और टकराने के पश्चात डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाती है तो इसे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, reflection of light in different directions on striking a rough surface। यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाना और रिफ्लेक्शन के पश्चात लाइट का डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाना। कब? जब लाइट किसी रफ सरफेस के ऊपर टकराती है, इज कॉल्ड, इसे कहते हैं हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, reflected ray and normal all lie in same plane। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में हैं। यहाँ प्लेन का क्या अर्थ है? देखो, इंसिडेंट रे इसी पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्टेड रे इसी पॉइंट से बाहर निकलती है और नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास होता है। तो ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा प्लेन। एक प्लेन जो होता है वो एक पॉइंट भी हो सकता है और एक प्लेन जो होता है वो एक बड़ी सरफेस भी हो सकती है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इन तीनों का ये पॉइंट कॉमन है और यही इनका प्लेन होगा। तो ये तीनों लाई करती हैं सेम प्लेन में। एंड सेकंड रूल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि हमारा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी कि ये एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। यही हमारा सेकंड रूल है। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, तो ये हमारा एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर की दोनों सरफेसेस प्लेन होती हैं, कोई भी सरफेस कर्व्ड नहीं होती। तो अब हम इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ एक कैंडल ली है। तो ये जो कैंडल है यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज इस मिरर के अंदर बनेगी और ये जो इमेज होगी, इस इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, अब हम उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है
वो मिरर से जितनी दूरी पर मौजूद है उतनी ही दूरी पर इमेज बनती है, यानी कि मिरर से इमेज की दूरी भी उतनी ही होती है जितनी ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी होती है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। नाउ इज सेकंड पॉइंट, शेप साइज एंड कलर इज सेम एज ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी जैसी शेप होती है, जैसा साइज होता है और जैसा कलर होता है, इमेज की भी वैसी ही शेप साइज और कलर होता है। ठीक है। नाउ इज थर्ड पॉइंट, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी कि जो हमारी इमेज बनती है वो काल्पनिक होती है। वर्चुअल का अर्थ होता है काल्पनिक, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को सामने रखते हैं तो इमेज बनती है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को हटा लेते हैं तो इमेज भी मिरर के सामने से हट जाती है। तो इट मीन्स दैट इज वर्चुअल, वो काल्पनिक है बनने वाली इमेज। और इरेक्ट का अर्थ होता है सीधी होती है। जैसे यहाँ इसकी जो लो है, लो का मुंह ऊपर की तरफ है, तो इमेज में भी लो का मुंह ऊपर की तरफ है। इट मीन्स हमारी जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट होगी, यानी कि सीधी होगी। ठीक है। तो इरेक्ट मतलब सीधी। और फोर्थ पॉइंट है हमारा, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का अर्थ ये होता है कि जो इमेज बनती है ना वो ऑब्जेक्ट के 180 डिग्री पर घूमने से बनती है। यानी कि ऑब्जेक्ट जब 180 डिग्री पे पूरा ऐसे घुमा दिया जाए तो इमेज बनती है। तो लेटरल इन्वर्जन का दूसरा अर्थ भी होता है लेटरली इन्वर्टेड का, वो ये होता है कि ऑब्जेक्ट का बायां साइड इमेज का दायां साइड महसूस होता है और ऑब्जेक्ट का दायां साइड इमेज का बायां साइड दिखाई देता है। तो लेटरल इन्वर्जन की दो डेफिनेशंस हो सकती है। फर्स्ट ये कि जो भी इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के 180 डिग्री पर घूमने पर बनेगी। दूसरा ये कि ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड इमेज का राइट हैंड साइड होगा और ऑब्जेक्ट का राइट हैंड साइड इमेज का लेफ्ट हैंड साइड होगा। हमें प्रूव करना है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मान लेते हैं ये हमारा मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ओ पॉइंट के ऊपर रखा गया है जिसकी इमेज मिरर में आई पोजीशन पे बनती है। तो यहाँ हमारा ओ ऑब्जेक्ट है और आई हमारी इमेज है। मान लेते हैं जो हमारा ओ पे ऑब्जेक्ट है उससे दो रेज मिरर के ऊपर गिरती हैं। पहली रे ओ डी इस डायरेक्शन में जाती है और प्लेन को मिरर को डी पॉइंट पे टकराती है। टकराने के पश्चात ये रे वापस इसी रास्ते पर रीबाउंड बैक होती है, यानी कि रिफ्लेक्शन इसका 180 डिग्री पे होता है और ये इस रास्ते पर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। दूसरी रे हम लेते हैं जो मिरर पे, ये वाली रे लेते हैं जो मिरर पे बी पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, बी पॉइंट पे टकराती है। टकराने के पश्चात ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी बी ए के अलोंग ये चली जाती है। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो इंसिडेंट रे है वो है हमारी ओ बी और हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो है ए बी। नाउ मान लेते हैं हमारी जो इंसिडेंट रे है ना वो नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बनाती है और हमारा जो नॉर्मल है वो है एन एम। हमारा जो नॉर्मल है वो है एन एम। तो ये वाला हमारा एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसलिए हमारा एंगल ओ बी एन जो हमारा इंसिडेंट एंगल है ये बराबर होगा एंगल ए बी एन के, एंगल ए बी एन के, जो कि हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का जो लॉ है फर्स्ट लॉ, उसके हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो
तो ये दोनों एंगल्स हमारे बराबर हो गए, जिसमें से ये हमने एंगल थीटा माना था, तो ये भी हमारा एंगल क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं, हम ट्राइंगल ले लेते हैं ये वाला ODB। इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो हमारा एंगल है, ये एंगल कितना बनेगा, देखो ये पूरा का पूरा एंगल इतना एंगल हमारा 90 डिग्री है, जिसमें से ये एंगल हमने थीटा माना है, तो बाकी बचा हुआ एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हमारा एंगल हो जाता है 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि हमारा एंगल हो जाता है OBD इज इक्वल टू, ये हमारा एंगल हो जाता है 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम बात करते हैं इस एंगल की, ये एंगल हमारा कितना होगा। अगर हम इस एंगल को देखते हैं, हमारे रिफ्लेक्टेड एंगल को, तो ये हमारा एंगल है थीटा, और ये जो है ये एंगल बिल्कुल इसके वर्टिकली अपोजिट है, ये एंगल बिल्कुल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट है, और आपने पढ़ा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा, यानी कि एंगल IBM इज इक्वल टू एंगल ABN इज इक्वल टू थीटा। ये दोनों एंगल थीटा होंगे बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल कितना होगा, थीटा, क्यों, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट है। ओके, नाउ अब हम इस एंगल की बात करते हैं कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ये इतने एंगल को अगर हम देखते हैं तो ये एंगल है 90 डिग्री का, इसमें से थीटा एंगल ये अभी अभी हमने निकाला है, तो ये एंगल अगर थीटा हो गया तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेते, ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें ये वाला एंगल कितने डिग्री हो जाता है, एंगल IBD, ये एंगल भी हमारा हो जाता है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जो ज़रूरी एंगल्स हमें चाहिए थे वो सारे ज़रूरी एंगल्स हमें मिल चुके हैं। अब हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं, इन ट्राइंगल OBD एंड IBD, ये दो ट्राइंगल्स लेते हैं, OBD एंड ट्राइंगल IBD। हम देखेंगे कि इन ट्राइंगल्स में क्या सेम है, तो दोनों ट्राइंगल्स का हम कंपैरिजन करेंगे। तो अगर हम इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से कंपैरिजन करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं फर्स्ट, यानी कि एंगल OBD इज इक्वल टू एंगल IBD, ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए और प्रत्येक कितने डिग्री का है, ईच 90 डिग्री माइनस थीटा, प्रत्येक कितने डिग्री का है, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम ये वाला एंगल देखते हैं, अगर हम ये वाला एंगल देखते हैं तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का इस ट्राइंगल में, और ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाता है, ये भी 90 डिग्री इस ट्राइंगल में। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि एंगल ODB बराबर होगा एंगल IDB के। देयरफॉर एंगल ODB इज इक्वल टू एंगल IDB, और ये दोनों के दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों एंगल हमारे कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। और फिगर में अगर हम ये वाली साइड देखते हैं, ये BD साइड जो है, ये BD साइड इस ट्राइंगल में भी है और ये जो BD साइड है ये इस ट्राइंगल में भी है। इसका अर्थ ये जो BD साइड है ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन हो जाती है। तो BD इज इक्वल टू BD, ये क्या हो गई, सेम, ये हो जाती है कॉमन, यानी कि लाइन BD इज कॉमन, ये लाइन जो हमारी BD है वो क्या हो जाती है, हमारी कॉमन हो जाती है, लाइन BD क्या हो जाती है, हमारी कॉमन हो जाती है। तो अब हम ध्यान से देखते हैं इस फिगर को, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, और ये जो साइड है ना, ये साइड दोनों के अंदर कॉमन आ गई। तो अब हम कौन सा कॉन्ग्रुएंस यूज़ कर सकते हैं, अब हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास आए दो तो एंगल्स बराबर आए
और एक साइड बराबर आई, यानी कि एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस के द्वारा हमें क्या मिलता है? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस के द्वारा हमने जो दो ट्राइंगल्स माने थे OBD और IBD, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ट्राइंगल OBD ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं और सिमिलर भी पूरी तरह से हो जाते हैं किसके? ट्राइंगल IBD। ये दोनों ट्राइंगल्स, ये वाला ट्राइंगल एंगल OBD और ये वाला ट्राइंगल एंगल IBD, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। और क्योंकि कॉन्ग्रुएंस की प्रत्येक साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है, तो इसका अर्थ ये वाली साइड जो होगी OD इस ट्राइंगल की, ये इस करस्पॉन्डिंग साइड के यानी DI साइड के बिल्कुल इक्वल होगी। तो देयरफॉर OD इज इक्वल टू ID। OD ID के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमें यही सिद्ध करना था कि OD जो हमारी साइड है यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे? मिरर से बराबर होगा इमेज का डिस्टेंस मिरर से। तो ये हमने प्रूव किया, दैट इज OD इज इक्वल टू ED, ये ID ये हमने प्रूव किया। इज स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होती हैं? तो स्फेरिकल मिरर ऐसे मिरर होते हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होती है। कर्व्ड का अर्थ होती है घुमावदार। तो जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस घुमावदार होती है यानी कर्व्ड होती है, ऐसे मिरर क्या कहलाते हैं? स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। कनकेव मिरर, ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड होती है, उसे कनकेव मिरर कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा एक मिरर है, तो इसकी आउटर जो सरफेस है इसके ऊपर तो पेंट किया हुआ है, और इसकी जो अंदर वाली सरफेस है, ये वाली अंदर वाली सरफेस, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जैसा कि हम दिखा रहे हैं कि यहाँ ये सन ऑफ लाइट फॉल करेंगे तो सन ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिरती हैं, तो ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है अंदर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ बेंड है, मुड़ी हुई है। तो ऐसे मिरर को बोलते हैं कनकेव मिरर। नाउ नेक्स्ट, कन्वेक्स मिरर, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड ए कन्वेक्स मिरर। यानी कि ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ घूमी हुई है, कर्व्ड है, उसे कहते हैं कन्वेक्स मिरर। जैसे अगर हम इस मिरर को देखते हैं तो इसकी अंदर वाली सरफेस के ऊपर पेंट किया हुआ है, और बाहर वाली जो सरफेस है, जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रेज आ रही हैं, टकरा रही हैं, तो रेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर टकराती है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस शेप की है? कर्व्ड है, बाहर की तरफ कर्व्ड है। तो ऐसे मिरर को क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर। नाउ नेक्स्ट, कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस में हम जिन जिन रूल्स को फॉलो करते हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं कि ये जो हमारा मिरर है, एग्जाम्पल हम किसी भी मिरर का ले सकते हैं। हम कन्वेक्स मिरर का भी ले सकते हैं और हम कनकेव मिरर का भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ कनकेव मिरर का। तो कनकेव मिरर में हम जो कार्टेशियन साइंस फॉलो करेंगे उसमें फर्स्ट है कि जितने भी डिस्टेंसेस हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, चाहे वो इमेज का डिस्टेंस हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट की हाइट हो, चाहे वो इमेज की हाइट हो, सारे के सारे जो डिस्टेंसेस हैं वो पोल से नापे जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, यानी कि सारे के सारे डिस्टेंसेस किससे नापे जाते हैं? पोल ऑफ मिरर से। सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू लेफ्ट ऑफ मिरर,
यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखा जाता है। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखा जाता है। थर्ड पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस टू दी राइट ऑफ पोल आर टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि सारी की सारी दूरियां पोल के राइट वाली क्या ली जाती हैं? पॉजिटिव। एंड ऑल डिस्टेंसेस टू दी लेफ्ट ऑफ पोल आर टेकन एज नेगेटिव, यानी कि पोल के लेफ्ट की सारी दूरियां नेगेटिव ली जाती हैं। और ऑल हाइट्स अबोव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि सारी की सारी हाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव ली जाती हैं। एंड ऑल हाइट्स बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव, और जितनी भी हाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ली जाती हैं वो सारी ली जाती हैं नेगेटिव। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के अंतर्गत आती हैं, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं हम। सारे डिस्टेंसेस मिरर के पोल से नापे जाते हैं। सेकंड, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखा जाता है। थर्ड, जितने भी डिस्टेंसेस मिरर के राइट में नापे जाते हैं वो सारे पॉजिटिव लिए जाते हैं, और जितने भी डिस्टेंसेस मिरर के लेफ्ट में नापे जाते हैं वो नेगेटिव लिए जाते हैं। जितनी भी हाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉजिटिव ली जाती हैं, और जितनी भी हाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वो सारी की सारी नेगेटिव ली जाती हैं। तो ये पॉइंट्स हमने पढ़े कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस की। अब हम मिरर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस को समझेंगे। इनमें फर्स्ट डेफिनेशन है पोल। इसे P से दर्शाते हैं, कैपिटल P से। तो अगर हम कोई सा भी मिरर लेते हैं, चाहे हम कॉनकेव मिरर लें चाहे हम कॉन्वेक्स मिरर लें, उसका जो मिड पॉइंट होता है वही उसका पोल कहलाता है। तो यहाँ मिड पॉइंट ये दिखाया गया है, तो ये हमारा पोल होगा। मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल, और उसे P से दर्शाते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है प्रिंसिपल फोकस की। प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल F से दर्शाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन दोनों मिरर्स में अलग अलग होगी। जैसे अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो उसमें थोड़ी अलग डेफिनेशन होगी, और प्रिंसिपल फोकस की कन्वेक्स मिरर के केस में अलग डेफिनेशन होगी। तो अब हम फर्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर कनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस की बात की जाए कि प्रिंसिपल फोकस क्या होगा और कहाँ होगा, तो डेफिनेशन है रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, ये बीच वाली लाइन जो हमारी है जो F और P से होकर गुजर रही है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जो रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, यहाँ हमने दो रेज ली हैं, एक ये और एक ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। तो ये रिफ्लेक्शन के पश्चात, यहाँ मिरर से रिफ्लेक्शन के पश्चात ये रे ऐसे जा रही है रिफ्लेक्शन के पश्चात, और ये रे रिफ्लेक्शन के पश्चात ऐसे जा रही है। तो रिफ्लेक्शन के पश्चात ये दोनों रेज जिस पॉइंट पर मिलती हैं वही पॉइंट इस कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस होगा, और उसे कैपिटल F से हमने दर्शाया है। इसी प्रकार से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। ये रिफ्लेक्शन के पश्चात एक रे इस साइड चली जाती है और एक रे इस साइड चली जाती है, यानी ये रेज फैल जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमने मिरर यूज़ किया है ये है कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर रेज को फैलाता है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। जबकि जो हमारा कनकेव मिरर है वो रेज को रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर मिलाता है, तो इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। तो यहाँ ये रे इस डायरेक्शन में चलेगी, ये रे इस डायरेक्शन में। अगर आगे भी हम बढ़ा के देखें तो ये रेज कहीं भी नहीं मिलनी, लेकिन अगर इन्हीं रेज को काल्पनिक रूप से हम पीछे की तरफ बढ़ाकर देखते हैं तो ये किसी इस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं।
मिलती हुई प्रतीत होना, उसी के लिए वर्ड यूज होता है सीम्स टू मीट। सीम्स टू मीट यानी मिलती हुई प्रतीत होना। एक वर्ड होता है मीट एट ए पॉइंट, यानी कि मिलना पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद। जैसा कि इस मिरर में हमने देखा ये रिफ्लेक्शन के पश्चात रियल में मिल रही हैं, तो यहाँ वर्ड यूज होगा मीट एट ए पॉइंट। और यहाँ ये रिफ्लेक्शन के बाद नहीं मिल रही आगे बढ़ाने पर, लेकिन पीछे काल्पनिक रूप से बढ़ाने पर ये किसी एफ पॉइंट के ऊपर मिलती प्रतीत हो रही हैं, तो वहाँ वर्ड यूज होगा सीम्स टू मीट। हमें ऐसा लग रहा है कि ये किसी एक बिंदु से निकली हैं, किसी एक बिंदु से निकली है और पीछे बढ़ाने पे यहाँ मिलती हुई लग रही है। इसी पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस यहाँ होगा और कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस यहाँ होगा। अगर हम देखते हैं तो इस साइड के डिस्टेंसेस नेगेटिव लिए जाते हैं, तो अगर प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो ये लेफ्ट में मौजूद है, यानी अगर इस साइड का डिस्टेंस लिया जाएगा प्रिंसिपल फोकस का तो वो नेगेटिव लिया जाएगा, और अगर इस मिरर में प्रिंसिपल फोकस की दूरी ली जाएगी तो वो पॉजिटिव ली जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन। तो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो डेफिनेशन सिंपल सी है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, उस स्फीयर का सेंटर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर की एक हिस्सा है, वही कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर इसे हम ध्यान से देखें तो ये है हमारा मिरर, इसे हमने mn से दर्शाया है और ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, यानी कि ये हमारा पोल हो गया। तो अगर हम ये जो कर्व्ड सरफेस है मिरर की, इस कर्व्ड सरफेस से अगर पूरा एक स्फीयर बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। उस स्फीयर का एक सेंटर होगा और वही कहलाएगा उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमने पूरा स्फीयर बनाया उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये रही हमारी कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर से भी अगर हम एक पूरा स्फीयर बनाना चाहें तो ये पूरा एक स्फीयर हम बना सकते हैं। तो इस पूरे स्फीयर का, जिसका ये कन्वेक्स मिरर भी एक हिस्सा है, इस पूरे स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रिंसिपल एक्सिस। इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक लाइन जो पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल ऑफ मिरर से, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये काल्पनिक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर इन दोनों के बीच से गुजरती है, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ को स्मॉल f से दर्शाते हैं। तो फोकल लेंथ की डेफिनेशन है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ मिरर। ये हमारा पोल ऑफ मिरर है और ये हमारा फोकस है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ नोन एज फोकल लेंथ। और इस फोकल लेंथ को किससे दर्शाया जाता है? फोकल लेंथ को दर्शाया जाता है स्मॉल f से। फोकल लेंथ को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल f से। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन में आते हैं हम। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है लास्ट डेफिनेशन अपर्चर की। तो अपर्चर हमारा क्या होता है? इट इज़ द डायमीटर ऑफ मिरर। जो मिरर है वैसे अगर हम देखते हैं तो इस टाइप का दिखाई देता है मिरर, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली इसे देखें तो मिरर बिल्कुल गोल दिखाई देता है, कंप्लीट गोल। तो ये जो हमारा कंप्लीट गोल मिरर दिखाई देता है, इसका जो डायमीटर होगा, किसी भी गोल चीज़ का डायमीटर होता है, तो यहाँ मिरर का जो डायमीटर होगा वो इसका अपर्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपर्चर। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन कॉनकेव मिरर। तो इसके लिए हमें कुछ बातें याद रखनी होंगी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उसकी इमेज हमेशा फोकस पे बनेगी, और ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे हो तो उसकी इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे बनेगी। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर बियॉन्ड हो तो इमेज बिटवीन बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन हो तो इमेज बियॉन्ड बनेगी। इसी प्रकार से अगर ऑब्जेक्ट सी पोजीशन पर हो तो उसकी इमेज भी कहाँ बननी है? सी पोजीशन पर ही बननी है। नाउ अब हम अलग अलग केसेस के बारे में स्टडी करते हैं। तो
सबसे पहले हम स्टडी करते हैं केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में ये हमारा मिरर है। मिरर में ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लेते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो इन्फिनिटी पर है, यानी कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे मौजूद है। इन्फिनिटी से आने वाली रेज को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल माना जाता है। तो हमने दो रेज ली हैं, एक रे ये वाली है और एक रे ये वाली है। ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज हैं। ये रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एफ पॉइंट के ऊपर मिल जाती हैं। तो ये प्रिंसिपल फोकस पे मिलेंगी और प्रिंसिपल फोकस पे ही हमारी इमेज बनेगी। तो इमेज की पोजीशन आप देख सकते हो, एफ पोजीशन के ऊपर इमेज बनेगी और ये इमेज जो आपकी होगी ये आपकी पॉइंट साइज होगी। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बियॉन्ड सी, सी से दूर है। तो सी से बियॉन्ड ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। तो इससे आने वाली रेज हमें हर केस में दो ही रेज लेनी है। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से होकर गुजरेगी, और दूसरी रे हमें लेनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती हुई। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन पे ऑब्जेक्ट ना हो तो, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर खाली हो तो हमें दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजारनी है। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरती है और मिरर से टकराती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है, यानी कि उसका रिफ्लेक्शन जो होता है वो उसी रास्ते के ऊपर होता है। तो एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जा रही है, और एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरी वो रिफ्लेक्शन के बाद इस पाथ पर जा रही है। तो दोनों रेस, फर्स्ट रे जो ऐसे आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद, सेकंड रे जो ऐसे जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद, ये दोनों इस पॉइंट के ऊपर मिल जाती है। तो इस पॉइंट पे ये हमारी इमेज बन जाती है, दिस इमेज। आप साइज देख सकते हैं, ये इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज में स्मॉल है और ऑब्जेक्ट का मुंह ऊपर की तरफ है, इमेज का मुंह नीचे की तरफ है, यानी कि हमारी जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड इमेज बनती है। जो इन्वर्टेड इमेज होती है वो हमेशा रियल इमेज बनती है। तो ये हमारी इमेज कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। नाउ नेक्स्ट केस थर्ड केस में हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेते हैं एट सी। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट सी पोजीशन के ऊपर है। वही दो रेज, फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस में से होकर गुजरती है, और दूसरी रे प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगी, क्योंकि इस बार सी खाली नहीं है, सी के ऊपर ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो दूसरी रे फोकस में से गुजरेगी। जो रे प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरती है, रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये जो दूसरी रे है ये फोकस से गुजरने के पश्चात मिरर से टकराती है, टकराने के पश्चात ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये दोनों रेज, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रेज इस पॉइंट पर मिलती है। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारी इमेज बन जाती, दिस इज आवर इमेज। ये इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये इमेज हमारी सी पोजीशन के ऊपर बने। हम लेते हैं केस 4, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन है सी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो ऑब्जेक्ट से दो रेज जाएंगी। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो मिरर से टकराने के पश्चात फोकस में से होकर पास होगी। फोकस में से पास होने के पश्चात ये रे ऐसे जाएगी, और जो सेकंड रे होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर ऑब्जेक्ट से टकराने के पश्चात फिर मिरर से टकराएगी, और मिरर से टकराने के पश्चात फिर ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। दूसरी हमारी रिफ्लेक्टेड रे ये आ रही है। तो ये दोनों रेज जो हैं, ये रे और ये रे, इस पॉइंट के ऊपर मिल जाएंगी। तो इसी पॉइंट के ऊपर हमारी इमेज बन जाएगी। ये इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और साइज आप देख सकते हो कि साइज में ये साइज ऑब्जेक्ट का जो छोटा है और ये साइज इमेज का जो कि बड़ा है, यानी कि हमारी इमेज बनेगी साइज में बड़ी। नाउ नेक्स्ट केस 5, जब ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर मौजूद है। तो वही दो रेज, फर्स्ट
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस में से होके गुजरेगी, और दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी मिरर से टकराएगी और टकराने के पश्चात ऐसे वापस आएगी। ये दोनों रेज अगर हम आगे बढ़ाते हैं लगातार तो ये इन्फिनिटी पे जाके मिलती है। इन्फिनिटी कोई फिक्स पॉइंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ये रेज इन्फिनिटी के ऊपर मिलेंगी, यानी कि इमेज जो बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ओके, तो नेक्स्ट केस की अगर हम बात करते हैं, इसका साइज नॉर्मल बात है, साइज क्योंकि ये इन्फिनिटी पे इमेज बनी है तो काफ़ी बड़ा साइज होने वाला है। ओके, नेक्स्ट केस, सिक्स्थ केस में जब हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है फोकस और पोल के बीच में, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वही दो रेस, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये वाली रे जो रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस में से होकर पास होगी, तो ये रे हमारी जा रही है। दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है, मिरर से टकराती है और उसी रास्ते पर वापस चल पड़ती है, तो ये रे ऐसे जा रही है, ये दूसरी रे ऐसे जा रही है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये रे आगे कहीं नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर इन्हीं रेज को काल्पनिक रूप से पीछे की तरफ बढ़ा के देखते हैं तो ये रेज इस पॉइंट के ऊपर मिलती प्रतीत होती हैं। तो जहाँ इमेजिनेशन हो, कल्पना हो, वहाँ हमारी रियल इमेज नहीं बनती, तो यहाँ हमारी जो इमेज बनेगी दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी काल्पनिक होगी और सीधी आप खुद देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का मुंह भी ऊपर की तरफ है और इमेज का मुंह भी ऊपर की तरफ है, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल है और इमेज का साइज बड़ा है, तो ये हमारी इमेज कैसे बनेगी, साइज में बड़ी। नाउ अब हम टेबल की बात करते हैं, इसकी कंप्लीट टेबल फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम इसे टेबुलर फॉर्म में लर्न करने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज कहाँ बनने वाली है। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर मौजूद है तो उसकी इमेज कहाँ बनने वाली है। मैंने आपको लर्निंग के लिए बताया था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, हमेशा फोकस के ऊपर बनती है। जैसा कि हमने यहाँ देखा था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे होता है, तो उससे आने वाली रेज कैसी होती है, बिल्कुल पैरेलल, और इसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस के ऊपर बनती है। तो इमेज कहाँ बनी, फोकस के ऊपर। और साइज आप देख सकते हो कैसा है, पॉइंट साइज, बिल्कुल पॉइंट साइज है। और इमेज जो भी रियल में मिलती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जो भी इमेज रियल में मिलती हैं, तो जो इमेज बनती है दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, वो इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। नाउ सेकंड केस में हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन ली थी बियॉन्ड सी, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी से बियॉन्ड है। तो यहाँ देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, सी से बियॉन्ड, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इमेज कहाँ बनी, हमारी इमेज बनी बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। यहाँ फिगर में देखो इमेज कहाँ बनी है, सी और एफ के बीच में हमारी इमेज बन जाती है। और ये इमेज कैसी है, साइज में स्मॉल है। तो फिगर में हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज छोटा है। और जो भी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। 5 केसेस में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, सिर्फ 6th केस में ही वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो ये याद करना आसान है। तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ थर्ड केस, जब ऑब्जेक्ट सी पोजीशन के ऊपर मौजूद है, ये हमारा थर्ड केस है। जब ऑब्जेक्ट सी पोजीशन के ऊपर मौजूद है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इमेज भी हमारी कहाँ बनी है, सी पोजीशन के ऊपर ही हमारी इमेज बनी है। ठीक है, तो सी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट और सी पोजीशन पे इमेज बनने के कारण क्या है, ये दोनों यानी कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही इमेज का साइज हो जाएगा। तो सेम साइज की इमेज बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, सेम साइज की, और किस पोजीशन के ऊपर बनेगी, सी पोजीशन के ऊपर। और ये भी कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, नाउ फोर्थ केस जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन है सी और एफ के बीच में। तो फोर्थ केस में आप देख सकते हैं जब हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है सी और एफ के बीच में, ये हमारा ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में। तो जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इसकी इमेज कहाँ बनती है, हम देख सकते हैं कि सी के बियॉन्ड बन रही है, यहाँ ये बन रही है सी के बियॉन्ड, यानी कि सी से दूर बन रही है। तो यही यहाँ है
हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर सी और एफ के बीच में है तो हमारी इमेज कहाँ बनी है, सी के बियॉन्ड। और साइज आप देख सकते हो, साइज कैसा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है और ये हमारा इमेज का साइज है। तो हमारी इमेज कैसे बनी है, साइज में बड़ी बनी है, और रियल एंड इन्वर्टेड तो बननी ही है। नाउ फिफ्थ केस, जब ऑब्जेक्ट एफ पोजीशन पे मौजूद है, इट मीन्स फोकस के ऊपर मौजूद है। तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर मौजूद है, तो इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी के ऊपर। इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी के ऊपर। और इन्फिनिटी पे बनने वाली इमेज कैसी होगी, साइज में काफ़ी बड़ी होगी इमेज। और कैसा होगा इसका नेचर, इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में हो, यानी कि प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में मौजूद हो अगर ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज कहाँ बनने वाली है, उसकी इमेज बनने वाली है बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे बनने वाली है यहाँ, ये इन फ्रंट ऑफ होता है और ये बिहाइंड होता है। तो यहाँ हमारी इमेज बनेगी, साइज कैसा, बड़ा बनेगा। और वर्चुअल एंड डायरेक्ट इसलिए क्योंकि पीछे बढ़ाए जाने पर बनी है। तो देखिए बिहाइंड द मिरर हमारी इमेज बनी, मिरर के पीछे, और साइज कैसा है, बड़ा साइज है। और वर्चुअल एंड इरेक्ट कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि सीधी बनी है, सीधा मुंह ऊपर की तरफ है ऑब्जेक्ट का भी, इमेज का भी। तो इमेज कैसे बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इरेक्ट यानी सीधी बनी है। तो ये हमने 6 केसेस किए। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सीरियल वाइज करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।